Hello students, welcome to you all in BioPoint. In today's segment, we discuss about different type of cell on the basis of presence or absence of nuclear boundary. Clear? हमने प्रीवियस सेगमेंट में डिस्कस किया था बेटा सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय शेल्डन एंड श्वान इन 1838 एंड 39। जो मॉडर्न सेल थ्योरी हमने पढ़ी थी, जो रीमॉडिफाई की थी रुडोल्फ विर्चो ने इन 1855। आज का जो हमारा सेगमेंट रहेगा बेटा टाइप ऑफ सेल के ऊपर फोकस रहेगा कि जिन सेल के अंदर न्यूक्लियर बाउंड्री एब्सेंट होती है उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं और जिनमें प्रेजेंट होती है उनको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आज हम अपने सेगमेंट में डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। बिफोर गोइंग ओवर द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किन्होंने की थी? सेल की डिस्कवरी होपफुली क्लियर होगी आपको, रॉबर्ट हुक। सेलुलर टर्म भी सबसे पहले किन्होंने प्रपोज किया था? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किन्होंने की थी, तो क्रेडिट जाता है बेटा रॉबर्ट ब्राउन को। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था इन द ईयर 1831। फर्स्ट डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, फर्स्ट डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। क्लियर है पॉइंट आपको यहाँ तक? और ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर बाउंड्री हमने सेल को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया? 2 कैटेगरी में। तो नाउ कम ओवर द मेन टॉपिक टाइप्स ऑफ सेल। हमने सेल्स को डिवाइड किया है 2 कैटेगरी में। इसके बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप। एनवेलप का मतलब बाउंड्री, जो जेनेटिक मटेरियल को इनक्लोज करते हैं। न्यूक्लियस की एक बाउंड्री होती है, न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यदि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है then the cell is said to be eukaryotic, and if this nuclear boundary is not intact then the cell are said to be prokaryotic। तो हमने सेल को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया बेटा? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। देख लेते हैं हम एक बार इन दोनों की डेफिनेशन, फिर हम एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल होते क्या है। प्रो स्टैंड फॉर, हियर मीनिंग ऑफ प्रो मीन्स एंशिएंट, पुराना। एंशिएंट मीन्स ओल्ड। जो ओल्ड है डेफिनेटली टूटी फूटी चीज ओल्ड हम लेते हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में देखा होगा आपने, सुना होगा। एंड हियर कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। हमने बात की कि यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा है बेटा? ओल्ड है। क्लियर? वेयरएज यू मीन्स न्यू और एडवांस्ड। न्यू है, और क्या न्यू है बेटा? न्यूक्लियस न्यू है, तो डेफिनेटली इन्वेलप तो प्रेजेंट होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल आर दोज सेल हैविंग नो बाउंड्री around genomic, or you can call genetic material. How can you define genetic material? Are those material which transfer the trait or transfer the trait from one generation to another, जिसमें हम पढ़ के आए हैं डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए कैसे होते हैं बेटा? हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं। वैसे तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल सिर्फ वायरसेस में होते हैं। द मोस्ट, आप कहें कि मोस्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जाता है? डीएनए, एंड द फुल फॉर्म इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। Whereas eukaryotic cell are those cells in which genomic material is surrounded with well defined nuclear boundary, जिसके चारों तरफ एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर बाउंड्री प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होता है। ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल। क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कम ओवर द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। हियर द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज बैक्टीरिया। डिटेल में आप पढ़ेंगे बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया।
तो इसमें बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी है. यू कैन राइट डाउन आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. Cyanobacteria. Clear? Now the next example of prokaryotic cell is PPLO or mycoplasma. Mycoplasma. And the best example of mycoplasma is PPLO. Pleuropneumonia like organism. ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्रिमिटिव सेल जो निमोनिया लाइक सिम्टम्स लीड करते हैं. और आप इसके लिए एक इंफॉर्मेशन लिख लें, ये स्मॉलेस्ट सेल है, अपने अर्थ पे पाए जाने वाला सबसे छोटा सेल, सबसे छोटा लिविंग सेल. क्लियर? तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमने कौन कौन से एग्जाम्पल लिखे बेटा? बैक्टीरिया लिखा और माइकोप्लाज्मा लिखा. नाउ कम ओवर द एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल. नाउ यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड all fungal cell, either fungal cell is unicellular or multicellular. fungi आपने सुने ही होंगे. fungal cell, yeast और पेनिसिलियम रोटेटम, राइजोपस, ये आपने नेम होपफुली क्लियर होगा आपको. प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा? यूकैरियोटिक सेल के. तो जो आज हमारा सेगमेंट फोकस रहने वाला है कि हम किसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं? बैक्टीरिया की. तो नाउ कम ओवर द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ बैक्टीरिया. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड हाउ इट डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल. नाउ कम ओवर द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल बेटा. देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल को हमने क्यों प्रोकैरियोन कहा, क्यों इसका न्यूक्लियस एंशिएंट है, बाउंड्री एब्सेंट है और इसके क्या क्या फीचर्स है. तो बेस्ट क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज बैक्टीरिया. और बैक्टीरिया की बहुत डाइवर्स शेप होती है. आप लोगों ने सुना होगा कोकस, राउंडिन, स्फेरिकल इन आउटलाइन हो सकते हैं, बैसिलस सिलेंड्रिकल और रॉड शेप हो सकते हैं, कोमा शेप हो सकते हैं, स्पाइरल शेप होते हैं. तो सेल के सारे फीचर्स को स्टडी करने के लिए हम बेस्ट किस बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं? बैसिलस, जिसकी शेप कैसी होती है बेटा? रॉड शेप. तो नाउ कम ओवर द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बैसिलस बैक्टीरिया. बैसिलस बैक्टीरिया को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि आप कहेंगे कि मैडम कुछ बैक्टीरिया कोमा शेप होते हैं और ये आपने कैसी शेप बना दी. तो मैं यहाँ पे किस बैक्टीरिया को एक्सप्लेन करने वाली हूँ? बैसिलस बैक्टीरिया, जो ओवल इन आउटलाइन होता है, विच इज ओवल इन आउटलाइन. कुछ प्रिटी मच ओवल शेप आपको दिखाई देगा इसका. और थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसा दिखता है देख लेते हैं. तो पहले हम ड्रॉ करेंगे हर एक जो सेल है बेटा लिविंग, जिसको आप एंटिटी मानते हैं, उसका लिविंग होने के लिए सबसे जरूरी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मतलब हेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो सेड टू बी बायो मेम्ब्रेन. तो ये आपको इनर मोस्ट बाउंड्री दिख रही है एंड दिस इज कंप्लीटली सराउंडेड विद सेल वॉल. जैसे आपने प्लांट के अंदर सेल वॉल पढ़ी है which is made up of cellulose, cellulosic cell wall. उसी तरह से फंगस के अंदर सेल वॉल पड़ी है which are made up of chitin, जो कुछ बच्चे इसको चिटिन कहते हैं. काइटिनियस सेल वॉल पढ़ी है आपने. उसी तरह से जो बैक्टीरियल सेल है इट इज ऑल्सो सराउंडेड विद सेल वॉल. किससे सराउंडेड है बेटा? सेल वॉल से सराउंडेड है. यहाँ पे मैं थोड़ा सा थिक सेल वॉल बनाऊंगी. सबसे इनर मोस्ट जो ब्लैक लाइनिंग है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. इसके बाहर जो मैंने थोड़ी थिक सी एक मेम्ब्रेन बना दी, डबल, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना रही हूँ, डबल तो नहीं है, ये थिक है बेटा, थिक. इसकी थिकनेस को मैं वो कर रही हूँ यहाँ पे कि ये थोड़ा सा थिक होता है एंड इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन. तो यहाँ पे जो ब्लू लाइनिंग के साथ मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, एक्चुअली ये क्या है बेटा? ये सेल वॉल है. ये क्या है यहाँ पे? सेल वॉल. और सभी डायग्राम हम अपनी नोटबुक में डेफिनेटली पेंसिल से बनाने वाले हैं, क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर के अंदर हम बार बार वेरिएशन करते हैं एंड इट इज नॉट पॉसिबल विद योर पेन और स्केच. सो डायग्राम आप डेफिनेटली पेंसिल से बनाएंगे. तो हम क्या कह रहे थे कि जो इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है, जिसको आपने क्या कह दिया? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन. हेयर ब्लू कलर स्ट्रक्चर, थिक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट सेल वॉल.
Sometimes some bacteria is surrounded with gelatinous sheath. एक gelatinous layer देखी गई है, gelatinous, which is also said to be capsule. gelatinous है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको irregular दिखा रही हूँ. जेल लाइक है, जेलेटिन लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बना है. एंड दिस जेलेटिनस लेयर इज सेड टू बी कैप्सूल. इसको किस नाम से जाना जाता है बेटा? कैप्सूल. यू कैन राइट डाउन दिस जेलेटिनस लेयर इज सेड टू बी कैप्सूल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ ऑल थ्री लेयर. आउटसाइड टू इनसाइड आ रहे हैं तो सबसे बाहर क्या दिख रही है आपको? कैप्सूल, विच इज ऑल्सो सेड टू बी ग्लाइकोकैलिक्स. Also said to be glycocalyx, and it is specific for each bacterium. हर एक बैक्टीरियम का अपना स्पेसिफिक कैप्सूल होता है which provide एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी. हर एक बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है बेटा, एंड इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेक्यूलियर और स्पेसिफिक कैप्सूल. क्लियर? which are also said to be glycocalyx, and it is made up of glycolipid as well as glycoprotein. या तो ये ग्लाइकोलिपिड से और ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बने हैं. सेल वॉल की बात करें, जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिखाया है, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का. जैसे प्लांट की सेल वॉल अभी भी मैंने आपको बताई सेलुलोजिक नेचर की होती है, लेकिन बैक्टीरिया की सेल वॉल आपकी किस नेचर की होती है बेटा? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है. वेयर सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड. ये किसकी बनी होती है? कंपोजिशन भी लिखते चलेंगे साथ के साथ. फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन. फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन जनरली क्वेश्चन सेल वॉल पे आता है. अब आ जाते हैं, हमने कहा कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियर बाउंड्री नहीं है, इसीलिए इस बैक्टीरिया को हमने किस में पुट किया है? प्रोकैरियोटिक सेल में. तो बना लेते हैं हम इसका सर्कुलर डीएनए. सर्कुलर डीएनए बना लेते हैं हम, जीनोमिक डीएनए. दिस इज सर्कुलर नेक्ड जीनोमिक डीएनए. नेक्ड का मतलब देयर इज एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन. क्यों इसको नेक्ड बोला बेटा? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन. नॉर्मली आप हायर यूकेरियोट्स की बात करें, यूकेरियोटिक सेल की बात करें, तो डीएनए किसके चारों तरफ रैप होता है? बेसिक प्रोटीन. डीएनए के ऊपर, डीएनए की फुल फॉर्म आप देखें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और एसिडिक नेचर है इसीलिए वो बेसिक प्रोटीन के चारों तरफ रैपिंग होती है बेटा, ताकि वो एक छोटे से स्पेस में अकोमोडेट हो सके. क्योंकि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, इसीलिए हमने इसको कैसा डीएनए कहा? नेक्ड डीएनए कहा. नेक्ड क्यों कहा? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बेसिक प्रोटीन. बेसिक प्रोटीन जिसके ऊपर कैसा चार्ज होने वाला है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि डीएनए पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव. अब हम यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा. ये ब्लैक कलर की जो आपको यहाँ पे बाउंड्री दिखा रही हो, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो इन ग्रोथ. इन ग्रोथ समझते हैं आप? अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड. यदि बाहर होता तो इवेजिनेशन कहते, अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड है, इसीलिए हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मीजोसोम. दिस इज इन्वेजिनेटेड फॉर्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अंदर की तरफ आ चुकी है इन्वेजिनेट होके. यदि आउट ग्रोथ होती तो इवेजिनेटेड स्ट्रक्चर बोलते. एंड दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी मीजोसोम. तो हाउ कैन यू डिफाइन मीजोसोम? दिस इज द इन्वेजिनेटेड फॉर्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मैंने कहा बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इन्वेजिनेट होके अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर बना रही है, जिसको मैंने क्या नेम दे दिया बेटा? मीजोसोम दे दिया. अब आप पूछेंगे कि मीजोसोम क्या करता है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई न्यूक्लियर बाउंड्री, आप कहें कि न्यूक्लियर बाउंड्री तो है ही नहीं, ऑर्गेनल्स भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, तो एटीपी कहाँ बनेगा? समझ गए आप? देयर इज नो माइटोकॉन्ड्रिया. आप लोअर क्लास 10th में पढ़ के आए हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक, एनारोबिक, क्रैब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस. तो कहाँ चलती है इसकी सेलुलर रेस्पिरेशन? तो चलती है मीजोसोम. यू कैन राइट डाउन मीजोसोम द साइट ऑफ
cellular respiration, site of cellular respiration, hence produce energy. Means its role exactly similar to mitochondria. Means its role exactly similar to mitochondria, जो आपको यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलते. सेकेंड रोल, इट हेल्प इन कंस्ट्रक्शन ऑफ genomic DNA at the time of DNA replication. ध्यान से सुने इस पॉइंट को. मैं क्या कहने वाली हूँ? मैं कहने वाली हूँ कि जब एक पेरेंट सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाएगा तो दोनों में इक्वल नंबर अमाउंट में क्या पहुंचेंगे बेटा? डीएनए पहुंचेंगे. आप लोग लोअर क्लास से पढ़ते आए हैं, सेल डिवीजन के 2 इवेंट होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. एज देयर इज नो न्यूक्लियर बाउंड्री, लेकिन जब इस पेरेंट सेल को डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाने हैं तो दोनों में इक्वल अमाउंट में क्या पहुंचने वाले हैं? ये जीनोमिक डीएनए पहुंचना मैंडेटरी फीचर है. एंड द कॉपिंग ऑफ डीएनए इज सेड टू बी डीएनए रेप्लिकेशन. इस कॉपिंग डीएनए की कॉपी बनाने की प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन. तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम किसके पास लोकेटेड है बेटा? मीजोसोम. तो मीजोसोम एक बहुत ही स्पेसिफिक रोल प्ले करता है किसके केस में? बैक्टीरिया के केस में. अब आ जाते हैं और क्या होता है? द होल सेल इज फिल्ड विद साइटोप्लाज्म. किससे फिल्ड है? एक लिक्विड मैट्रिक्स जिसको आप क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. दिस लिक्विड मैट्रिक्स इज सेड टू बी साइटोप्लाज्म. अब एक बार फिर से रिकॉल कराती हूँ सेलुलर रेस्पिरेशन की. जब भी एक सेल में ग्लूकोज की एंट्री होती है तो इट एंटर इनटू ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल एंड ईटीएस एंड अल्टीमेट जनरेट एटीपी. तो ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब साइकिल. ग्लाइकोलिसिस नॉर्मली कहाँ चलती है? हमारी साइटोप्लाज्म में. क्रैब साइकिल कहाँ चलती है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में. हेंस देयर इज नो माइटोकॉन्ड्रिया, सो द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर glycolysis, Krebs cycle, ETS all are located in cytoplasm. So enzymes required for, क्योंकि सारी मेटाबॉलिज्म जो है इंटरनल रिएक्शन, इट इज एंजाइमेटिकली रेगुलेटेड प्रोसेस. एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोलिसिस एंड Krebs cycle located in cytoplasm. क्लियर है पॉइंट आपको? नाउ द नेक्स्ट हम इसके अंदर देखने वाले हैं और क्या स्ट्रक्चर होते हैं. तो कुछ बैक्टीरिया के पास स्पेशल टाइप के सर्कुलर डीएनए होते हैं. यहाँ पे देखिए मैं स्पेशल टाइप एक डीएनए ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं, जीनोमिक, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर होते हैं. फिर मैंने कहा कि सभी बैक्टीरिया के पास ये डीएनए नहीं होता, कुछ ही स्पेशल बैक्टीरिया के पास ये डीएनए होता है. और कैसा दिख रहा है आपको? सर्कुलर. यदि ये है तो भी ठीक और नहीं है तो भी ठीक. मतलब इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल ऑफ द बैक्टीरिया, बट यदि प्रेजेंट है तो डेफिनेटली कुछ स्पेसिफिक फीचर्स तो बैक्टीरिया को देता होगा. तो दिस डीएनए इज सेड टू बी प्लाज्मिड. इसको किस नाम से जाना जाता है बेटा? प्लाज्मिड. और इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए. क्या कहा जाता है इसको? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए. मतलब they provide specificity to the bacteria, provide specific feature to the bacteria. ये बैक्टीरियम को स्पेशल फीचर्स देते हैं बेटा. मतलब जिन भी बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मिड है, अभी हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड कितने टाइप के होते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं, एवरीथिंग. नेक्स्ट है प्रोटीन बनाने के लिए इनके पास छोटे छोटे मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल होते हैं जिनको हमने क्या कहा? राइबोसोम. क्या कहा बेटा? राइबोसोम. आप पढ़ के आए हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है इनको. तो दिस स्ट्रक्चर हियर, ग्रीन कलर स्ट्रक्चर इज सेड टू बी राइबोसोम. राइबोसोम का क्या रोल नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? राइबोसोम कैसा राइबोसोम है इसके अंदर? प्रोकैरियोट्स में
70S टाइप। क्या है ये 70S टाइप? ये में राइबोसोम जब हम मूव करेंगे, स्वेडबर्ग यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होती है 70S 80S, तो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। और मेन रोल यदि मैं इसका कहूँ तो इट इज एसोसिएटेड विद ट्रांसलेशन, एसोसिएटेड विद ट्रांसलेशन, विद ट्रांसलेशन। हमने क्या कहा? ट्रांसलेशन में ये हेल्प करता है। इसके अलावा जो भी बैक्टीरिया फूड बना रहा है बेटा, कोई भी चीज, तो रिजर्व मटेरियल स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। तो इंक्लूजन बॉडी आर इनऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल, ये सारे के सारे क्या दिख रहे हैं आपको? इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी। दीज आर इनऑर्गेनिक स्टोरेज यूनिट, फॉस्फेट को स्टोर कर सकता है, ग्लाइकोजन को स्टोर कर सकता है, तो रिजर्वॉयर कह सकते हैं हम। दीज आर रिजर्वॉयर, रिजर्व फूड मटेरियल को ये स्टोर करके रखता है इंक्लूजन बॉडी। तो इसके अलावा आपको और भी बहुत छोटे छोटे जैसे वायरुलेंट बैक्टीरिया को डिजीज कॉजिंग, तो उनके ऊपर आपको ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे बेटा, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। एंड दीज ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर इज सेड टू बी, जो मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, एंड दिस स्ट्रक्चर इज फिम्ब्राइन। स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? फिम्ब्राइन। इट प्रोवाइड अटैचमेंट साइट, इट प्रोवाइड एडहेरेंस साइट ओवर होस्ट मेम्ब्रेन, ओवर होस्ट मेम्ब्रेन। मतलब जब भी किसी होस्ट को इन्फेक्ट करने वाला है तो बैक्टीरिया किसके थ्रू अटैच होता है? फिम्ब्राइन। फिर और कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखे गए हैं बेटा, विच इज सेड टू बी सेक्स पिलाई और कॉन्जुगेशन ट्यूब, कि कुछ बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज सेड टू बी सेक्स पिलाई, सेक्स पिलाई और कॉन्जुगेशन ट्यूब। इसको किस नाम से जाना जाता है? कॉन्जुगेशन ट्यूब के नाम से। व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब? अभी अभी हम फैक्टर पढ़ने वाले हैं, अलग अलग टाइप के प्लाज्मिड पढ़ने वाले हैं, वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि सेक्स पिलाई। तो दिस इज द जनरलाइज्ड डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, और यहाँ पे मैंने कौन से प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाया है? बेसिलस, स्पेसिफिकली ओवल इन आउटलाइन है। आप आउटसाइड टू इनसाइड मूव कर रहे हैं तो बाहर की तरफ आपको कैप्सूल दिखाई दे रहा है, देन सेल वॉल एंड देन सेल मेम्ब्रेन, बायोमेम्ब्रेन। कंपोजिशन पे मेजर फोकस करना है। नेट सर्कुलर जीनोमिक डीएनए है, नेट क्यों कहा? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। अनदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है व्हिच प्रोवाइड स्पेसिफिक फीचर टू द बैक्टीरिया विच सेड टू बी प्लाज्मिड। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है एसोसिएटेड विद ट्रांसलेशन। व्हाट इज ट्रांसलेशन? प्रोटीन सिंथेसिस, जो इंफॉर्मेशन फ्लो करती है डीएनए टू आरएनए एंड देन टू प्रोटीन, कि प्रोटीन बनाने में कौन सी ऑर्गेनल हेल्प कर रही है? राइबोसोम। इसके अलावा जो भी फूड मटेरियल है वो रिजर्व किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? इंक्लूजन बॉडी। सम बैक्टीरिया फ्लोटिंग इन एक्वेटिक सिस्टम, उनके अंदर गैस वैक्यूल्स भी होते हैं बेटा, गैस वैक्यूल्स और ऑल्सो प्रेजेंट, जो उसको फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं, गैस वैक्यूल। नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरियम, सर्टेन बैक्टीरियम bear gas vacuole which help in buoyancy to the bacterium. Now come over कि प्लाज्मिड क्या होते हैं, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके नीट में। ओवरऑल होपफुली आपको सारे कंपोनेंट्स के फंक्शन क्लियर होंगे। नाउ लास्ट कम ओवर द प्लाज्मिड। अभी मैंने आपको बताया कि आपके बैक्टीरिया के अंदर दो टाइप के डीएनए होते हैं। फर्स्ट वन इज जीनोमिक डीएनए which carry trait from one generation to another, and second one is extra chromosomal circular DNA. डिटेल में आप 12th में भी पढ़ेंगे बेटा कि प्लाज्मिड को हम यूज करते हैं एज ए वेक्टर इन आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोटेक में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आ जाते हैं कि प्लाज्मिड होते कितने टाइप के हैं और इनको फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और अपने सेगमेंट को ओवर करेंगे। टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, तो डिफरेंट टाइप के प्लाज्मिड आपको बैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरिया में मिल सकते हैं। द मोस्ट कॉमन वन इज आर प्लाज्मिड। व्हाट डू यू मीन बाय आर प्लाज्मिड? आर स्टैंड फॉर रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। आर को क्या कहा गया यहाँ पे? रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। किस नाम से जाना जाता है? रेजिस्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंट? जो किसी भी चीज को रेसिस्ट करे। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और वो ट्रीट नहीं होता तो डॉक्टर
उसको क्योर करने के लिए ट्रीटमेंट देने के लिए एंटीबायोटिक डोज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमॉक्सिलिन, एम्पिसिलिन, सिफिक्सिन, टेट्रासाइक्लिन। लेकिन कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक डोज लेने के बाद भी किल्ड नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है उस एंटीबायोटिक मीडिया में भी ग्रो करने की, रेजिस्टेंट पावर होती है उनमें। समझे आप, मैंने क्या कहा कि ये प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है दैट नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया but present in certain bacteria and provide specificity or specific feature to that bacteria. तो R stand for resistant plasmid. For example, मैं यहाँ पे mention कर दूँ, for example यदि मैं कहूँ कि certain bacteria having AMPR plasmid, TEPR plasmid, kanamycin resistant plasmid और amoxicillin resistant प्लाज्मिड एक्सेट्रा। चलो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम देख लेते हैं। AMPR स्टैंड फॉर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट। मतलब आप लोगों ने यदि इस बैक्टीरिया को एम्पीसिलिन पर्सन को एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक दिया तो नहीं करेक्ट हो पाएगा, उस डिजीज को हम ठीक नहीं कर पाएंगे। तो बैक्टीरिया दिस आर प्लाज्मिड प्रोवाइड रेजिस्टेंस to the bacterium towards specific antibiotics। क्लियर है पॉइंट आपको? तो इससे हमें तो नुकसान होगा कि एक नॉर्मल एंटीबायोटिक से हमारी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही डिजीज, लेकिन बैक्टीरिया को एक स्पेसिफिक फीचर मिल चुका है। नाउ द सेकेंड प्लाज्मिड इज एफ प्लाज्मिड। अब आप कहेंगे एफ क्या है यहाँ पे, तो एफ स्टैंड फॉर फर्टिलिटी प्लाज्मिड। फर्टिलिटी नेम से क्लियर है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करूंगी। फर्टिलिटी प्लाज्मिड जिन भी बैक्टीरिया में होगा, मैंने कहा कि बैक्टीरिया हैविंग एफ फैक्टर और एफ प्लाज्मिड, उनके अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, सेक्स पिलाई और कॉन्जुगेशन ट्यूब की। तो यू कैन राइट डाउन एफ प्लाज्मिड। फॉर एग्जाम्पल एक ये बैक्टीरिया है बेटा, जिसमें मैंने दो बैक्टीरिया ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे दो बैक्टीरिया ड्रॉ कर लिया, दोनों के पास मैंडेटरी जीनोमिक मटेरियल है जिसको आपने सर्कुलर डीएनए कहा। क्लियर है आपको? लेकिन मैंने इस बैक्टीरिया के पास कौन सा प्लाज्मिड ड्रॉ कर दिया, एफ प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड ड्रॉ कर दिया बेटा, एफ। इसके पास प्लाज्मिड नहीं है तो इसकी नेमिंग कर देती हूँ ए और बी बैक्टीरियम है सपोज। तो ए बैक्टीरियम हैविंग एफ फैक्टर और एफ प्लाज्मिड, whereas बी बैक्टीरियम लैकिंग दैट प्लाज्मिड और लैकिंग दैट एफ फैक्टर। तो जिनके अंदर भी एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, दैट बैक्टीरिया एबल टू प्रोड्यूस अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज सेड टू बी कॉन्जुगेशन ट्यूब, जिसके थ्रू उसने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर ली किसके साथ, दूसरे बैक्टीरिया के साथ। ध्यान से देखिए, पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ। This tube-like structure is said to be conjugation tube. Conjugation tube और sex pili। Tube-like structure किस में डेवलप हुई बेटा, किस में डेवलप हुई है, जिन बैक्टीरियम में कौन से प्लाज्मिड प्रेजेंट है, एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है। इस ट्यूब के थ्रू ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है दूसरे बैक्टीरिया के साथ। क्लियर हुआ आपको? इसकी जीनोमिक मटेरियल को मैं थोड़ा सा अलग कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा कि जिस भी बैक्टीरियम के पास क्या प्रेजेंट है बेटा, एफ फैक्टर, उसने किसकी फॉर्मेशन कर ली, कॉन्जुगेशन ट्यूब, और किसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर ली, उस बैक्टीरिया के साथ जिसके पास कॉन्जुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन नहीं हुई, जिसके पास एफ फैक्टर क्या था, एब्सेंट। यहाँ से ये अपने जेनेटिक मटेरियल को कहाँ ट्रांसफर करने वाला है बेटा, इस बैक्टीरियम में। Now this genetic material reach to B bacterium and combined with their genetic material। तो अब तक आप क्या देख रहे थे कि जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया है उसके अंदर डोनर बैक्टीरिया से क्या आ चुका है बेटा, जेनेटिक मटेरियल, एंड दिस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन लीड टू वेरिएशन इन बी बैक्टीरियम। बी बैक्टीरियम का जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, चेंज हो गया। तो नॉर्मली जब आप पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आती, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आती है, वेरिएशन। तो आपने क्या देखा, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम ए बैक्टीरिया टू बी बैक्टीरिया across conjugation tube
इससे बी बैक्टीरिया के जीनोमिक मटेरियल में क्या आया, चेंज, एंड इट लीड टू वेरिएशन। हालांकि अल्टीमेटली बैक्टीरिया डिवाइड किसके थ्रू करने वाला है, रिप्रोड्यूस किससे करने वाला है, बाइनरी फिजन, लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए इसके अंदर कौन सी पावर है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने की, एंड इट इज ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एफ फैक्टर। तो यहाँ पे किसने जीनोमिक मटेरियल ट्रांसफर किया है, जीनोमिक मटेरियल इज ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के अंदर मूव कर रहा है, एंड दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉन्जुगेशन। इसको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन लीड टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। किसकी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुई, बी बैक्टीरिया की। क्यों हुई, ड्यू टू कमिंग ऑफ जीनोमिक मटेरियल फ्रॉम डोनर बैक्टीरिया। तो जो यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं जीनोम को, उसको हमने डोनर कहा, जो रिसीव कर रहा है उसको हमने क्या कहा बेटा, रेसिपिएंट। और इसी के लिए हम एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं, इसको कहा जाता है पॉजिटिव स्ट्रेन, पॉजिटिव स्ट्रेन, और दूसरी के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, नेगेटिव स्ट्रेन, पॉजिटिव स्ट्रेन एंड नेगेटिव स्ट्रेन। क्लियर। और आगे जाके मेल एंड फीमेल का जो कॉन्सेप्ट चलता है, तो आपने देखा कि हमने किनको पॉजिटिव स्ट्रेन कहा है, उन बैक्टीरिया को पॉजिटिव स्ट्रेन कहा है हैविंग एफ प्लाज्मिड और एफ फैक्टर, एफ स्टैंड फॉर फर्टिलिटी फैक्टर। नाउ द थर्ड कैटेगरी ऑफ प्लाज्मिड इज कोल्ड प्लाज्मिड, कोल्ड प्लाज्मिड। कोल्ड प्लाज्मिड जिन बैक्टीरिया के पास होगा उनके अंदर कौन सी पावर होगी, तो लिखें आप, बैक्टीरियम हैविंग कोल्ड प्लाज्मिड is resistant, or you can call are resistant towards colicin chemical. Col stand for colicin chemical released via E. coli. ध्यान से सुने, यहाँ पे E. coli बहुत ही वायरुलेंट बैक्टीरिया है और उसने कौन सा केमिकल रिलीज किया बेटा, कोलिसिन। दिस केमिकल समटाइम किल अनदर बैक्टीरियम। लेकिन जिन भी बैक्टीरिया के पास कोल्ड प्लाज्मिड है उनके अंदर रेजिस्टेंट पावर है किसके टूवर्ड, कोलिसिन। तो भले ही उनके आसपास इकोलाई ग्रो कर रहे हैं, उनके अंदर ऑलरेडी रेजिस्टेंट पावर है, कोलिसिन केमिकल के प्रेजेंस में उनकी किलिंग नहीं होती, रिलीज्ड वाया इकोलाई। क्लियर। तो ये आपको कुछ स्पेशल टाइप के प्लाज्मिड दिख रहे हैं जिसके बेस पे आपने प्रोकैरियोट्स में जो आपको पता होना चाहिए। एंड द लास्ट वन कि जो बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके बेस पे, स्टेनिंग के बेस पे हमने बैक्टीरिया को टू कैटेगरी में डाला। जो स्टेन को रिटेन करते हैं उनको बोला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो स्टेन को रिटेन नहीं करते उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये डिटेल में मैं आपको किंगडम मोनेरा में एक्सप्लेन करूंगी बेटा, जब हम पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमी, आपका यूनिट नंबर 1 हैविंग वेटेज 15 मार्क्स। तो आप ध्यान से देखें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किनको कहते हैं, आर दोज बैक्टीरियम which retain purple colored Graham stain even after washing, जो वॉशिंग के बाद भी पर्पल कलर के रह जाते हैं जो बैक्टीरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एंड ग्राम नेगेटिव आर दोज बैक्टीरियम which are not able to retain color, not able to retain purple color after washing। इसका मतलब इन बैक्टीरिया को यदि आपको देखना है, हम कोई भी माइक्रोस्कोपिक एंटिटी को देखने के लिए बेटा स्टेनिंग करते हैं। जैसे आप 10th में पढ़ के आए हैं मीथिलीन ब्लू, सैफ्रनिन स्टेन, तो इन बैक्टीरिया को देखने के लिए भी हम स्टेन का यूज करते हैं। कौन सा स्टेन, ग्राहम स्टेन। सबसे पहले बैक्टीरियल स्टेनिंग टेक्निक इन्होंने डेवलप की थी, ये साइंटिस्ट का नाम है बेटा ग्राहम, साइंटिस्ट थे। उन्होंने स्टेनिंग टेक्निक क्रिस्टल वॉलेट स्टेन यूज किया था आयोडीन सॉल्यूशन के साथ। तो इन बैक्टीरिया ने कलर को रिटेन नहीं किया, तो अब इनको कैसे देखोगे, तो इनको हम रेड कलर की स्टेनिंग के थ्रू देखते हैं, जो हम अगेन टैक्सोनॉमी में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपका नेट का एक क्वेश्चन बनता है बेटा
कि ये जो कलर रिटेंशन है बैक्टीरिया के किस पार्ट ने कलर को रिटेन किया है, तो दिस कलर रिटेंशन वाया पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल। यदि आउटर मोस्ट वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन होगी तो बैक्टीरिया कलर को रिटेन करके रखेगा, लेकिन जिसके चारों तरफ एक्स्ट्रा लिपिड की लेयर होगी तो जब हम उसको वॉशिंग करेंगे तो कलर को क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो यू कैन राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, दिस स्टेन रिटेंशन वाया पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल। तो जिनका सेल वॉल एक्सपोज्ड है, जिनके चारों तरफ कोई कैप्सूल नहीं है, वो बैक्टीरिया कलर को रिटेन करेंगे। और ये कलर को क्यों नहीं रिटेन कर पाए, बिकॉज नॉट रिटेन कलर, बिकॉज इट्स सेल वॉल surrounded with extra lipid layer। कोई एक्स्ट्रा लिपिड लेयर है या कोई एक्स्ट्रा जेलेटिनस लेयर है जिसकी वजह से कलर को रिटेन नहीं कर पाए। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इन नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस अबाउट यूकैरियोटिक सेल। और आपको लेक्चर के बाद में बेटा स्क्रीनशॉट मिलेगा अपने नोट्स को कंप्लीट करने के लिए, और डेफिनेटली आफ्टर अटेंडिंग लेक्चर फीडबैक जरूर दे कमेंट सेक्शन में जाके। थैंक यू सो मच।